हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, आज हम साहित्य जो हिंदी है उसका जो टॉपिक हमारा ग्रामर का अलंकार था। वैसे हमने वो 8 अलंकार जो हमारे सिलेबस में थे वो 8 अलंकार हम पूरा करा चुके थे। आज जैसा कि आप लोगों ने कहा कि सर सम्मिलित रूप से इनकी एक ऐसी वीडियो बनाओ, इनका एक ऐसे एक दो उदाहरण सभी के, ताकि हमें हमारा रिवाइज जो सिलेबस है वो भी पूरा हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आज हम आप सबकी मांग पर उनका एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो सम्मिलित रूप में उदाहरण एक ही में आ जाएं, इसलिए आप उसे देखते रहें और कोशिश करना आप उसकी खुद प्रैक्टिस करके। मैं पहले उदाहरण एक एक लिखता जा रहा हूं और उसके बाद आप उसको देखते रहेंगे। तो पहला उदाहरण अपन आप देखते हैं, वो देखना आप। सबसे पहले तो अपन इन अलंकारों को परिचयात्मक ढांचा एक रूप में प्रस्तुत कर लेते हैं। सर सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था अनियुक्ति अलंकार, और दूसरा पढ़ाया था समासोक्ति अलंकार। देखिए बच्चों, मैं बहुत ही सरल रूप में आपको इन्हें समझाने जा रहा हूँ। एक एक शब्द से आप इनका अर्थ भी समझ जाओगे और समझ में भी आएगा। देखें, लाइन है हमारी अन्य प्लस उक्ति और दूसरी लाइन है हमारी समास प्लस उक्ति। अन्य मिस अन्य को, उक्ति मिस लाइन, अन्य को कही गई लाइन, समास में संक्षेप, उक्ति मिस कथन, लाइन संक्षेप में कहा गया कथन। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ तो ये कहा गया कि अप्रस्तुत से प्रस्तुत का बोध, और यहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं। देखिए साहब, आज हम वहीं आपको लिए चल रहे हैं। सारी बातें होने पर अपन लास्ट में उन सारी चीज़ों को देखेंगे। देखिए साहब, अन्युक्ति में अन्य के द्वारा कहा गया है, अप्रस्तुत से प्रस्तुत का जहाँ बोध होता है वो अन्युक्ति अलंकार। समासोक्ति बिल्कुल इसके विपरीत, जहाँ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जहाँ उपमेय और उपमान, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ एक साथ हमें दिखाई देते हैं, ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाए। अर्थात प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध जहाँ होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति। दोस्तों, तीसरा अलंकार हमने पढ़ाया था आपको विभावना अलंकार, और चौथा पढ़ाया था विशेषोक्ति अलंकार। देखिए साहब, इनको मैंने लगातार इसलिए लिखा है क्योंकि इनका आपस में एक दूसरे से संबंध है। विभावना अलंकार में दोस्तों कारण ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है, जबकि ठीक इसके विपरीत विशेषोक्ति में विशेष प्लस उक्ति, विशेष रूप से कही गई उक्ति, लाइन, कथन, कारण होने पर भी कार्य का न होना पाया जाता है। अर्थात कारण और कार्य का विश्वव्यापी जो प्रसिद्ध नियम है उसके ठीक विपरीत, यानी अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ बिल्कुल उल्टा है। कारण है फिर भी हमें कार्य का होना नहीं दिखाई दे रहा है। तो कारण होने पर भी कार्य नहीं होता है, वो विशेषोक्ति, और कारण ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार। उसके ठीक आगे देखिए, अपन चलते हैं प्रतीप अलंकार में, और उसके बाद आया था हमारा व्यतिरेक अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। देखो यहाँ इन दोनों ही अलंकारों में उपमान
को उपमेय से हीन दिखाया जाता है। लेकिन अब देखो, इस प्रतीप अलंकार में तो उपमेय और उपमान की तुलना होती है, लेकिन उपमेय उसको उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाता है, कोई कारण नहीं दिया जाता। जबकि व्यतिरेक में रूप के आधार पर, गुण के आधार पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। इसलिए कारण दिया जाता है कि है उपमेय उपमान से श्रेष्ठ क्यों है, और प्रतीप में केवल और केवल उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, कोई कारण दिया नहीं जाता। तो ये इनका अंतर था। सातवां हमने पढ़ा था दृष्टांत अलंकार, यानी जब हम कोई बात किसी को समझा रहे हैं तो उससे रिलेटिव, उससे मिलती जुलती, सिमिलरिटी कोई लाइन, कोई कथन दोबारा हूबहू ऐसा ही कहा जाए, सेम टू सेम, मिलती जुलती उससे दूसरी बात कही जाए समझाने के लिए, एज ए उदाहरण, दृष्टांत। और आठवां था हमने पढ़ा था मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में मैंने आपको बताया था प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं, सजीव हो या निर्जीव हो, निर्जीव या जड़ या यूँ कहें अमूर्त भावों को जब मूर्त भाव का रूप दिया जाता है, प्रकृति के तत्वों को जब मानव पर आरोपित होकर अर्थ निकाला जाता है, वहाँ हमारा अलंकार बनता है दोस्तों। कौन सा? मानवीकरण। ये आठों अलंकार थे दोस्तों। हमने आपको थोड़ी सी झलक इनके बारे में दिखाई। वैसे हम इनको पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ एक जगह सारे अलंकार एक साथ आए ताकि हमारी याददाश्त बनी रहे। अब आप इसे देखने के बाद अब मैं इनके उदाहरण लिख रहा हूँ। अब आपको खुद को देखना होगा कि हम कितने पढ़े चुके हैं, हमने कितनी तैयारी की है। उसके बाद मैं इनका उदाहरण के रूप में आपको अर्थ बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, ठीक है? आर यू रेडी स्टूडेंट्स? क्या आप तैयार हैं सवालों का उत्तर देने के लिए? तो कुछ सवालों के उत्तर तो मैं यहीं आपको बता के जाऊंगा और कुछ को आपके उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देने हैं, ताकि हमें भी लगे कि आप कितना पढ़ रहे हैं। देखिए साहब, मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं और उसके बाद आप उसका मुझे अर्थ बताते जाना। देखें, पहला, बड़ा सरल उदाहरण दे रहा हूं मैं पहले। पहला उदाहरण देखें सब, उदाहरण देखें आप कि बाज पर आए, ये देखो, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पर आए पान पर तू पंछिन ना मार, बिहारी तू पंछिन ना मार। देखिए साहब, यहाँ स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार और बाज पराए पान पर तू पंछिन ना मार। अर्थ देखते चलना इसका। यहाँ बताया है कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार। यहाँ बिहारी ने राजा जयसिंह से कहा है, बिहारी ने राजा जयसिंह से कहा है कि हे बाज रूपी पक्षी, हे बाज रूपी पक्षी, तू ही अपने इन पक्षियों को क्यों मार रहा है? क्यों अपना परिश्रम तू बेकार में जाया कर रहा है? देख विहंग विचार, हे पक्षी जरा विचार करके देख।
तो यहाँ प्रस्तुत अर्थ क्या है? प्रस्तुत अर्थ बाज से कहा गया है। क्या कहा गया? बाज से। लेकिन यहाँ प्रस्तुत अर्थ के अलावा अप्रस्तुत अर्थ भी है। और अप्रस्तुत अर्थ क्या है? अप्रस्तुत अर्थ है राजा जय सिंह के माध्यम से। राजा जय सिंह के माध्यम से। तो प्रस्तुत के माध्यम से जहाँ अप्रस्तुत का बोध कराया जा रहा है, प्रस्तुत के माध्यम से जहाँ अप्रस्तुत का बोध कराया जा रहा है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? बता सकते हो आप मुझे? देखिए साहब, यहाँ मैं आपसे इसीलिए पूछना चाह रहा था कि जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ हो रहा है या अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का अर्थ हो रहा है, वह कौन सा अलंकार होता है। आप ये देखें साहब, उदाहरण किसका है? ये उदाहरण है यहाँ बिहारी जी ने दिया है। उस समय का उदाहरण है जब राजा जय सिंह औरंगजेब के दबाव में आकर, औरंगजेब की चापलूसी में आकर, औरंगजेब के कथन में आकर शिवाजी और ऐसे महाराजाओं जो हिंदू राजा थे उनसे विरोध मोल ले लेता, लड़ाई ले लेता। तब उसे समझाने के लिए इनडायरेक्ट रूप में, किसको इनडायरेक्ट रूप में कहकर उसे प्रस्तुत का बोध कराया जा रहा था। यानी अप्रस्तुत के माध्यम से जहाँ प्रस्तुत का बोध कराया गया, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी कह किससे रहे थे? बाज के माध्यम से। किसके द्वारा? अन्य के द्वारा। तो अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का जहाँ बोध हो रहा है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? अन्योक्ति अलंकार। कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार। अब देखो एक उदाहरण और भी अपन इसमें देखते हैं साहब। देखो अब बताना आप, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात से, सिल पर करत निशान, रसरी आवत जात ते, सिल पर करत निशान, सिल पर परत निशान। और एक उदाहरण में और भी लिखता हूँ, उसे दोनों को एक साथ में लिए चलते देखें। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। देखें साहब, दो उदाहरण देखना, बड़ा गौर से सुनना, बिल्कुल मन लगा करके इनका अर्थ बिल्कुल रसात्मक अंदाज में पढ़ना दोस्तों। कि करत करत अभ्यास की, जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। अब दूसरा देखिए, जो रही में उत्तम प्रकट, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रेत भुजंग। दोनों उदाहरण को गौर से देखना दोस्तों। कि करत करत अभ्यास के, जड़ मिस मूर्ख, मति मिस बुद्धि, होत सुजान ज्ञानी हो जाते हैं अभ्यास से। प्रैक्टिस इट्स मैन परफेक्ट, कहते हैं इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस इट्स मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो करत करत अभ्यास के कर दो, लगातार करते रहने से, ट्राई अगेन, बार बार करने से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाते। जैसे
रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। रोजाना बार बार रस्सी का प्रयोग, जैसे कुआं पर अपन पानी खींचते थे पहले, तो वहाँ जो पत्थर थे उस पत्थर पर भी बार बार रस्सी जब लगातार खींची जाती है तो सिल पत्थर पर भी क्या पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। तो सेम टू सेम एक वाक्य से मिली जुली उसे समझाने के लिए दूसरी वाक्य कहा गया, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है दोस्तों, कौन सा अलंकार है, दृष्टांत। अगला देखिए, आप खुद बताएं, कोशिश करो बताने की कि जो रही में उत्तम प्रकट का कर सकत कुसंग। लाइन देखना, रहीमदास जी कहते हैं जो उत्तम कैरेक्टर का होता है, उत्तम नेचर का होता है, उत्तम व्यवहार का होता है, जिसकी प्रकृति उत्तम होती है, वो कितनी भी बुरा कुसंगों के साथ बैठ जाए, उसकी संगति चाहे कितनी भी कुसंग की हो जाए, कुसंगति उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जैसे फिर उसे मिली जुली फिर बात बताइए कि चंदन विष व्यापत नहीं। चंदन का जो वृक्ष होते हैं ना, उस पर विषैले सर्प लपटे रहते हैं, भुजंग में सर्प लपटे रहते, चिपके रहते चंदन के वृक्ष पर, लेकिन फिर भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता नहीं त्यागता। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार है दोस्तों, दृष्टांत। इस तरह से उदाहरण मैं आपको देता जा रहा हूं दोस्तों, और आप उसका अनुमान लगाते जा रहे हैं। अगला उदाहरण आप देखें, फिर एक उदाहरण मैं नीचे फिर लिख रहा हूं, देखें, काज परे, बिल्कुल वाल्मीकि के उदाहरण है ये, किताब से ले रहा हूँ, कहीं बाहर से नहीं है दोस्तों। कहीं ये समझिए सर कहाँ से ला रहे हो इन उदाहरणों को, मैं कहीं अदर बुकों में से उदाहरण नहीं ला रहा हूँ दोस्तों, आपकी किताब से हैं। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भवरी के भई नदी सिरावत मोर। रही मन भवरी के भई नदी सिरावत मोर। देखो उसमें क्या है कि काज पर, ये इंसान की फितरत है दोस्तों। आजकल सबकी कवायद ये हो गई है कि जब काम पढ़ते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, कृपाराम खिड़िया ने भी कहा था कि मतलब री मनवार चुप के लावे चूरमो, और बिन मतलब मनवार राव न राजे राजिया। जब आदमी का मतलब होता है ना, तब तो कैसा भी बुरा आदमी हो, कितना भी घटिया किस्म का आदमी हो, बजी लहजा से अधिक कायदा से उससे अपन बात करते हैं। तो काम जब पड़ता है तो कुछ और ही तरीका होता है, और काम जब निकल जाता है तो कुछ और ही हम अपना व्यवहार बदल लेते। जैसे रहीमदास जी कहते भवरी के वे, जब शादी के समय जो फेरों का समय होता है, भवरिया जब पड़ती हैं, तब जो मोर होता है जो सिर पर लगाने वाला होता है, बड़ा उसे अपन तरीके से लगाते हैं। थोड़ा सा भी बाई चांस इधर उधर हो गया तो दोबारा से उसे सही सलामत से अपन लगा देते हैं। लेकिन जब भंवर हो जाते हैं, शादी फेरा पड़ जाते हैं, तो उसी मोर को नदी में बहा दिया जाता है। तो ये कैसा संसार है दोस्तों। तो इस तरह यहाँ उससे मिली जुली बात हमने कही गई उदाहरण के रूप में। तो यहाँ भी कौन सा उदाहरण है दोस्तों, दृष्टांत उदाहरण। देखिए अगला, आपने जो कॉपी बनाई है, जिस जिसका मैं बताते जा रहा हूँ वहाँ वहाँ उतारते चले। देखिए सब अगला देखिए, नाच अचानक उठे बिन पावस बनमोर। ये भी आपकी 12वीं क्लास का ही उदाहरण है। मैं एक भी उदाहरण आपसे दूर नहीं ले जाऊंगा। बच्चों देखें, जानत हो नंदित करी ये दिस नंद किशोर।
जानत ही नंदित करे। ये दिस नंद किशोर, देखिए अर्थ कि हो नाच अचानक ही उठे, बिन पावस बन मोर, जानते हो नंदित करी, ये दिस नंद किशोर। देखें कि अचानक ही वन में, पावस में वर्षा ऋतु, बिना वर्षा ऋतु के अचानक वन में कौन बोल उठे? मोर बोल उठे। कोई कारण नहीं है, फिर भी कार्य हो रहा है, क्योंकि मोर जब बोलते, जब बारिश बादल होता है कि जानत हो नंदित करे, ये दिस नंद किशोर। कहते जब वन में श्री कृष्ण भगवान आए तो सामने शरीर के कारण तो वो पूरी दिशाएं बादल रूपी श्री कृष्ण के कलर जैसी, शरीर जैसी पूरी दिशा हो जाती हैं, तो वो उसे समझ जाता है। मोर जो उन्हें बादल समझ लेता है। यहाँ बिना कारण के क्या हो गया? कार्य हो गया। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? विभावना। कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। अब और देखिए एक वही 12वीं क्लास का, पहली लाइन, लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, बहे न केते जगत के। चितेरे कहते हैं चतुर चितेरे को चित्रकार। देखें, लेखन बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, बैन केते जगत के, चतुर चितेरे क्रूर। देखो, लेखन बैठी जाकी छवि, गई गई गर्भ गरूर, और भय न केते जगत के, चतुर चितेरे क्रूर। बिहारी जी ये कहते हैं कि नायिका इतनी सुंदर थी कि बड़े बड़े जो अपने आप में गर्व करते थे, जो चित्रकार थे, वो जब चतुर चितेरे चित्रकार थे, चित्र बनाने बैठे, जो किसी की झलक देखते चित्र बना देते थे, लेकिन जैसे ही उस नायिका का चित्र बनाने बैठे, लेकिन सब कुछ होते हुए उसका वो चित्र नहीं बना पाए, क्योंकि पल पल उस नायिका की छवि, नायिका की आकृति बदल रही थी। तो यहाँ कारण है, फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा। चित्रकार है, कूची है, सब चीज़ है, नायिका है सामने रखी हुई, बैठी हुई, फिर भी उसका चित्र नहीं बना पा रहे। तो सेम इसका विपरीत क्या होगा? विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा होगा? विशेषोक्ति अलंकार। और कुछ उदाहरण और देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सर, जब मैं एक लाइन लिख लेता हूँ, सबसे कठिन अलंकार ना इसमें वो हुए हमारा समासोक्ति, तो ये हमें बहुत कम याद होता है, तो वो लाइन लिख देता हूँ। जब प्रस्तुत से प्रस्तुत, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, उपमेय से उपमान,
जब प्रस्तुत से ए प्रस्तुत अर्थ तुम्हें हो ज्ञात, जब प्रस्तुत से अप्रस्तुत अर्थ तुम्हें हो ज्ञात, तब क्या करना है? समासोक्ति तब मान लो, समासोक्ति तब मान लो, करो न दूजी बात। लाइन देख ला कि जब प्रस्तुत से अप्रस्तुत हो अर्थ तुम्हें हो ज्ञात, समासोक्ति तब मान लो, करो न दूजी बात। तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति। और देखिए क्या समासोक्त में दूसरा एक और भी ऐसा ही देख देता हूँ मैं। समासोक्त में अप्रस्तुत, समासोक्त में अप्रस्तुत हो प्रस्तुत से व्यक्त, यानी प्रस्तुत के माध्यम से जहाँ अप्रस्तुत व्यक्त हो, अप्रस्तुत हो किससे व्यक्त हो? प्रस्तुत से। कार्यलिंग या विशेषण, कार्यलिंग या विशेषण समय करे अभिव्यक्त, ये सब किसकी परिभाषा अपन वैसे बना लें दुआ के माध्यम से। समासोक्ति अलंकार जो नियुक्ति अलंकार के विपरीत होती है। अब देखो सब इसका अर्थ देखें। कुमुदनी हो, एक उदाहरण देखना इसका। कुमुदनी हो प्रफुल्लित वही, कुमुदनी हो प्रफुल्लित वही, साज कला निधि जॉय। साज कला निधि जॉय। पढ़ें इसको और अर्थ करने की कोशिश करें, फिर अलंकार बताएं आप मुझे। एक ही लाइन है। कुमुदनी हो प्रफुल्लित, प्रफुल्लित में प्रसन्न खुशी, कलानिधि कलाओं का सागर कलाओं का स्वामी। तो यहाँ एक तो निकलेगा प्रस्तुत अर्थ और दूसरा निकलेगा अप्रस्तुत अर्थ। तो आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि प्रस्तुत से अप्रस्तुत निकल रहा है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? समासोक्ति पर अर्थ भी तो निकालना है, पहले निकालो। प्रस्तुत अलंकार निकालें। देखिए ये जो संध्या है, साँझवी संध्या, कि संध्या के समय चांद को देखकर, कलानिधि कौन है? चंद्रमा। चांद को देखकर, चांद को देखकर कुमुदनी, जो कमल की कुमुदनी है, खिल उठी, खिल उठी। ये तो प्रस्तुत अर्थ निकला। जबकि अप्रस्तुत अर्थ क्या है? कि संध्या के समय यहाँ जो कुमुदनी गई है ना, कुमुदनी अर्थ दिया है प्रस्तुत, वो है प्रेयसी। और कलानिधि दिया गया है प्रेमिका। कलानिधि सॉरी यहाँ कलानिधि तो वो है कलाओं के स्वामी, अपने प्रेमी के लिए आया है। और कुमुदनी यहाँ आया है वो प्रेमिका के लिए आया है, नायिका के लिए आया है। देखिए कैसे। कुमुदनी हो प्रफुल्लित भई, साँझ कला निधि सोय। कि संध्या के समय कलाओं के निधि, कलाओं के सागर, कलाओं के स्वामी, कलाओं के भंडार
अपने प्रियतम को देखकर नायिका प्रसन्न हो गई। अब आपके लिए मैं उदाहरण छोड़ के जा रहा हूँ सब, देखें। तपस, ये आपको बताने कमेंट्स बॉक्स में, मैं ज़्यादा नहीं देता उदाहरण, दो एक दो। तपस्वी से लंबे थे, तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। अब मैं आपको वैसे बता देता हूँ, कहते हैं देवदारू के वृक्ष बहुत लंबे होते थे। कैसे होते थे? लंबे। अब उनसे तुलना करते थे, जैसे भाई तपस्वी इतना लंबा हो गया, यहाँ तपस्वी की तुलना देवदारू से हो रही है। ध्यान रखना, मैंने हिंट दे रहा हूँ आपको। और एक उदाहरण देखो, पीली पड़ गई, पीड़ी पल पड़ निर्वल, कमजोर के लिए कहा गया। पीड़ी पड़ निर्मल कोमल, क्रश कमजोर पतले, निर्वल क्रश देह लता कोमलाई, देह लता कोमलाई। और दो तीन उदाहरण और देखें साहब। मुख अलौकित जग करे कहो चंद की काम, मुख अलौकिक कहते प्रकाशमय, प्रकाशवान। मुख अलौकित जग करे कहो चंद के काम, कहो चंद के काम। और अगला उदाहरण और देखें एक, कि करे प्रकाश प्रताप तब, करे प्रकाश प्रताप तब कहा भान को काज, भान कहते सूर्य को। दोस्तों मैंने दो तीन उदाहरण दिए, आपको ये पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाने की कोशिश की, तब देखना। एक उदाहरण और देख लेता हूँ मैं। नेताजी की संपत्ति, नेताजी की संपत्ति कुबेर के समान बढ़ी, नेताजी की संपत्ति कुबेर के समान बढ़ी, किंतु वो चुनाव में विनम्र ही बने रहे। अब देखना है दोस्तों, ये उदाहरण आपको देखना है दोस्तों, बहुत अच्छे प्रकार से दोस्तों आपको पढ़ना है, और पढ़ करके आपको ये देखना है और कमेंट्स बॉक्स में आपको इनके आंसर लिख करके हमें बताना है। और जो भी कैसा भी आपको उत्तर आए आपको बताने की कोशिश करना है। अगली वीडियो में हम इनसे रिलेटिव जितनी भी बातें वो आपको खोल के बताएंगे, और अगला टॉपिक कल हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगले टॉपिक को मिस मत करना, और इस टॉपिक को बिल्कुल भी गलती से छोड़ना नहीं, क्योंकि पूरा टॉपिक इसमें मैंने रिवाइज टॉप वाइज में आपको करवाया है। तब तक के लिए अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, आगे की वीडियो में हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार, धन्यवाद।